गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम सभी वर्ग जो आपका चौथा है और विषय हिंदी व्याकरण के संबंध में पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण के ये अध्याय नंबर 11 है जिसका नाम पर्यायवाची शब्द है। बीते क्लासों में हमने पर्यायवाची शब्दों के बारे में हमने अध्ययन किया है। पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पर्यायवाची शब्द कैसे बनाए जाते हैं, किन किन रूपों में पेश किए जाते हैं, ये सारे हमने पिछली क्लासों में पढ़ चुका है, पिछली कक्षाओं में पढ़ चुका है और आने वाली कक्षा में भी इसका उसी तरह से रूपांतरण होगा। वह कैसे होता है, किस रूप में पेश होता है, यह जानना सर्वप्रथम जरूरी है कि पर्यायवाची शब्द क्या है या किस रूप में पेश किया जाता है, यह जानकारी रखना अच्छी बात है। हम आगे की भी कक्षाओं में इसका विश्लेषण करेंगे। हम यहाँ पर अगर हम पर्यायवाची शब्दों को देखते हैं तो हम इसके परिभाषा को सर्वप्रथम देखते हैं कि पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं। तो अगर हम पर्यायवाची शब्दों को यहाँ पर परिभाषा को देखें तो यहाँ लिखा गया है समान अर्थ बताने वाले, समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द या समानार्थी का शब्द कहलाता है। तो जो समान अर्थ बताए, जो एक समान अर्थ बताए, वे पर्यायवाची शब्द है। हम एक समान अगर अर्थ बताते हैं तो वे पर्यायवाची शब्द में गिने जाते हैं। अगर वह एक समान अर्थ हो तो पर्यायवाची शब्द में वो गिने जाते हैं। अगर यहाँ पर हम देखें कि समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर एक नोटेड है समानार्थी शब्द। तो पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी भी कहा जाता है, समानार्थी। तो यहाँ पर समानार्थी शब्द जो है वह समान अर्थ को पेश करता है। जो यहाँ पर समान अर्थ लिखा गया है इसको यह पेश करता है। तो समान अर्थ समानार्थी यानी समान अर्थ समानार्थी। तो जो समान अर्थ को प्रस्तुत करे वह समानार्थी शब्द होते हैं, एक समान। अगर हम इसके कुछ उदाहरण को देखेंगे तो कुछ उदाहरणों के द्वारा हम इसकी पुष्टि कर सकते हैं। हम यहाँ प्रश्न लिखे हैं, वैसे फूल भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसका जो अन्य जो रूप होता है जैसे कुसुम भी कहा जाता है, सुमन भी कहा जाता है, पुष्प भी कहा जाता है, फूल भी कहा जाता है। तो एक को कई रूपों में पेश करते हैं। अगर हम विहग यहाँ पर लिखते हैं तो इसका अर्थ होता है खग, पंछी, पक्षी या पंछी। हम इसको अगर खग भी कहें तब भी सही होगा, विहग कहें तब भी सही होगा, पक्षी कहें तब भी सही होगा और पंछी कहें तब भी सही होगा। वह पक्षी का ही बोध कराएगा। अब यहाँ पर अगर हम नरेश का देखते हैं तो नरेश का अर्थ होता है राजा या सम्राट या नरेंद्र या नृप। यह सभी जो अगर हम कहीं पर लिखे पाते हैं, कहीं लिखे देखते हैं तो हमें इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें जो हैं यह किसी एक के बारे में ही कही जा रही है, इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। यह पाठ में यही समझाया गया है कि एक का जो दूसरा अर्थ जो है एक समान अर्थ जो देता है। जैसे नरेश का यहाँ समान अर्थ दिया राजा, नरेंद्र, नृप, तो यह इसका समान अर्थ को प्रस्तुत किया। अब यहाँ पर अगर हम पुत्री को देखें तो पुत्री का अगर हम मुख्य रूप देखें तो इसका अर्थ यहाँ बेटी होता है। पुत्री को प्रस्तुत किया गया बेटी से, तो बेटी भी अगर हम कहते हैं तो वह भी कहना गलत नहीं होगा। बेटी पुत्री का जो मुख्य रूप हो गया वह बेटी हो गया, कन्या हो गया, सुता हो गया। तो ये सारी बातें जो अगर कही गई तो पुत्री के बारे में कही गई, बेटी के बारे में कही गई और वह पुत्री को ही संबोधित करता है। अगर हम आगे देखें पानी का, तो पानी का जो रूप होता है वह होता है जल। पानी का एक अन्य रूप जल के रूप में संबोधित होता है। अन्य रूप हम देखें यहाँ पर वारी या नीर। वारी या नीर भी जो अगर हम देखते हैं तो वह पानी को ही संबोधित करता है। उसका मतलब वह जल ही होता है, उसका मतलब वह पानी ही होता है, उसी को वो बारे में बता रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें सुंदर, तो सुंदर का अर्थ यहाँ पर होता है भव्य या चारु या मनोहर। सुंदर का अर्थ यहाँ पर हमने देखा भव्य या चारु या मनोहर। अगर हम इन तीनों बातों को अगर हम देखते हैं यहाँ पर जो भी बातें लिखी गई है तो यह तीनों बातें तो ये इसी से संबंधित है, इसी से संबंधित है। तो इस बात से हम जान सकते हैं कि ये जो है एक समान अर्थ को प्रस्तुत करता है। तो जो समान अर्थ को प्रस्तुत करे वह पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इस रूप में हम यह जान सकते हैं कि वह समान अर्थ को प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से आंसर क्वेश्चन भेजा जाएगा। आप सभी बच्चे उसका आंसर क्वेश्चन लिख लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।